वाला पार्ट जो है इसके बाद फिर आपका जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आ जाएगा। एंड इन द एंड साउंड वेव्स वाला अब आपका कितना रह गया? सिलेबस चेक किया आपने? आपको बोला था सिलेबस देखिएगा। वेरी गुड, चलिए देखिएगा, आज जाके देखिएगा, ठीक है। आपके ग्रुप में 2 बार मैंने डाला था, मुझे याद है, पहले भी डाला हुआ है वैसे तो, आप जरा चेक करते रहा करो, ठीक है बेटे। सो आइए बेटे। हाँ जी, उधर से बाहर से आ रही है, बाहर से है ना। वी है बेटे विद द सॉलिड्स बेटे। वैसे तो हम इसको चैप्टर को बेटे 3 पार्ट्स में अलग अलग ही करेंगे, सॉलिड्स अलग से, लिक्विड्स अलग से, गैसेस अलग से। अदरवाइज इनको बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी चैप्टर को कलेक्टिवली आप कह देते हैं बेटे, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा। इसमें बेटे जितना भी हमारे पास मैटर पड़ा है, जिस भी फॉर्म में पड़ा है, उस मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम उन प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे, ये सारे का सारा बेटे जो है ये आपका इस चैप्टर में आएगा। मैं स्टार्ट करने से पहले बेटे रिपीट कर दूं एक बार, मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं, ये वाले जो पार्ट्स हैं आपके चैप्टर के एंड वाले जो हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको जितना टाइम भी आगे साइंस पढ़नी है, ये आपको बार बार मिलेंगे, तो बेटर है इनके साथ अभी डील कर लिया जाए अच्छे से, बिकॉज जैसे जैसे फिर आपको ये आगे मिलेंगे, इनमें थोड़ा कंटेंट आपको और ऐड होके ही मिलेगा। सो अगर हमारे पास अभी इनका बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, तो आने वाले टाइम में हम इनको इजीली डील कर पाएंगे। सो आपकी क्लास हो या कोई भी क्लास हो, मैं सबको ही कहता हूं कि ये आपको जब तक भी आपने साइंस पढ़नी है, या हो सकता है आप में से कोई यहाँ पे भी आके खड़े हो जाए 10 साल बाद, कुछ नहीं पता होता टाइम का, तो आपको ये मतलब पढ़ने ही है, तो इट्स बेटर कि हम इनको साथ साथ अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लें। सो बेटा, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम सॉलिड्स से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड्स क्या है और इनमें सॉलिड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है। सॉलिड्स बेटे जैसे हम अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी किया करते हैं कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है, इनका एक साइज रहता है, और इनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, और मोर ओवर सॉलिड्स अपनी शेप और साइज को बदलते नहीं है। जनरली इनका शेप और साइज फिक्स्ड रहता है और कम इनमें चेंज देखने को मिलता है। अगर हम कोई भी, जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, मैटर की सॉलिड फॉर्म में है, इसका कुछ लेंथ भी है, इसका कुछ ब्रेड्थ भी है, इसका कुछ थिकनेस भी होगा, और हम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब तक हम इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एफर्ट या फोर्स नहीं लगाएं, इसकी शेप में या साइज में या वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। सो सॉलिड्स का डेफिनेशन तो नहीं बदलेगा, रादर जैसे जैसे आप आगे इनको पढ़ते जाओगे, इनके डेफिनेशन को आप और ज्यादा साइंटिफिक वे में लिखते चले जाएंगे। सो सॉलिड्स बेटे जो हैं, सॉलिड्स जो हैं, दीज आर और दीज कॉन्स्टिट्यूट रादर, सॉलिड्स constitute the form of matter, या solids, these are the form of matter beta, which possess definite shape, size and volume बेटे, और इनकी शेप में जनरली चेंज नहीं आता है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि इनकी शेप में चेंज नहीं आता। लेकिन बेटे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ वायर का। स्टील वायर हमने इमेजिन किया, ये आपने एक रिजिड सपोर्ट लिया है, एक हुक लगा हुआ है, इसके साथ एक वायर आपने सस्पेंड कर दिया, और ये जो वायर है इसके लोअर एंड पे आपने एक इस तरीके से
और हुक सी मैनेज की हुई है। और आई होप कि आपने स्लॉटेड वेट्स तो देखे होंगे लैब में, जब आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस किया था। वो छोटे वाले हैं, वैसे ही बड़े वाले भी होते हैं। आपके पास आपने ये एक वेट डाला पहले, फिर दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया। आई मीन टू से दैट कि ये आपका स्टील का वायर है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आप वेट अप्लाई कर रहे हो तो इट इज ए सॉर्ट ऑफ फोर्स बेटा। अब जब आप फोर्स लगा रहे हो, वायर है, मेटल का है, आप देखिए और ज्यादा फोर्स बढ़ाई जा रहे हैं। एक स्टेज आएगा कि वायर थोड़ा थोड़ा इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए वायर की लेंथ जो है पहले एल थी, आपके फोर्स अप्लाई करने के बाद बाई एन अमाउंट डेल्टा एल इंक्रीज कर दी, छोटी सी इंक्रीमेंट आपने इसमें नोट की। अब जब आप इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट नोट करते हैं, फिर आपने क्या किया कि अपना ये जो फोर्स है इसको कम करना स्टार्ट कर दिया। कम कैसे करेंगे? एक एक वेट निकाल लेंगे, जैसे एक एक डाल रहे थे। तो धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जब आपका अप्लाइड फोर्स कम पड़ा, आपकी वायर अपनी ओरिजिनल शेप को, साइज को, लेंथ को, कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर गई। मैं वर्ड रीगेन यूज कर रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स में एक टेम्परेरी हमने चेंज देखी है जो आती है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। कई सॉलिड्स में हमें टेम्परेरीली कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये बोर्ड है, इसको आप अप्लाई करो तो ये ब्रेक हो जाएगा, कुछ में नहीं भी होता। आई जस्ट मीन टू से दैट मे बी वुड, मे बी ग्लास, मे बी दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इन पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये इलोंगेट नहीं होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। इनका टाइप और है। और कुछ मेटेलिक सॉलिड्स स्पेशली ऐसे होते हैं जिनकी शेप में चेंजेस जो है वो नोट की जा सकती हैं एज वी अप्लाई द फोर्स। अब यहां पे मैं थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं। जो फोर्स आप लगा रहे हो इसको हम बेटे बोल देते हैं अप्लाइड फोर्स। ये समझाना मेरा पर्पस था यहाँ पे। जो आपने फोर्स लगाई, वी विल बी कॉलिंग दिस एज अप्लाइड फोर्स बेटा। और इस फोर्स ने, क्योंकि इसकी शेप बदल दी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल दी, इसकी लेंथ बदल दी, इसका साइज बदल दिया, इसको बदल दिया, मतलब कोई भी चीज हो, इसको बच्चों आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग का मतलब है जिसने इसकी फॉर्म को बदल दिया, डिफॉर्म कर दिया। सो अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स, ये टर्म्स हम आने वाले दिनों में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल एक और ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक स्प्रिंग है, ये आपने स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर ये इस तरीके से हुक लगाए हुए हैं, दो मान लीजिए रिंग लगा रखे हैं। आपने स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा, दोनों एंड से पकड़कर आपने स्ट्रेच किया, इसी पोजीशन में रखा हुआ है। द मोमेंट वी रिमूव दिस फोर्स, छोड़ दें अगर, स्प्रिंग वापस आ जाता है और थोड़ा ऐसे ऑसिलेट भी करेगा, थोड़े टाइम के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, शेप को, लेंथ को, कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर जाता है। ऐसी कौन सी ताकत है जो स्प्रिंग को वापस ले आती है बेटी ओरिजिनल शेप में? कैन यू इमेजिन? यस, वेरी नाइस, दैट टर्म इज नीडेड डेस्परेटली रादर, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। थोड़ा नाम से भी बेटे हमें अंदाजा होता है, रीस्टोर कर देना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को। तो ये इसका मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स से उल्टी हो गई डायरेक्शन में, मैं कह रहा हूं। सो इसमें स्प्रिंग में आप क्या कर रहे थे, इस तरफ आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स था या अप्लाइड फोर्स था। और बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अपोजिट है, ये रिस्टोरिंग फोर्स आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जब आप अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दोगे, ये ओरिजिनल पैरामीटर्स को रिस्टोर कर देगा, ओरिजिनल लेंथ को, साइज को, शेप को रिस्टोर कर देगा। अब फर्दर मोर बेटे हम अगर और थोड़ी सी बात करें
तो आपके जो सॉलिड्स हैं इनकी शेप या साइज इनका कैसा है, इसके बेसिस पे भी हम कुछ और बातें करेंगे आगे चलकर। बट बिफोर दैट बेटा एक बात और छोटी सी करने वाली है, आपका फोर्स है, जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके बराबर ही होगा, और आपका रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। मतलब जितनी आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ये इलोंगेट होगा और उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी। आप इसको घर पे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। कोई छोटा सा स्प्रिंग ले लीजिएगा, पहले इसको कम इलोंगेट करो, फिर ज्यादा करके छोड़ के देखो, तो उतना ज्यादा आपका रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये कुछ बेटे सॉलिड्स के साथ रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। पहली बात तो थी कि सॉलिड्स होते क्या हैं। सॉलिड्स एक डेफिनेट शेप और साइज पोजेस करते हैं, और सॉलिड्स में भी बेटे फर्दर हम अमॉर्फस एंड ग्लासी सॉलिड्स, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, और इनमें आपका ये रहता है यहाँ पे किसी की शेप चेंज होती है कि नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आप अगर इन दो रिंग्स को दो एटम्स मान लें और आपने इलोंगेट कर दिया तो एटम्स वाइब्रेट करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से भी आप, इस एंगल से भी आप सोच सकते हो। सो बेटा अब आइए पहले तो इन चीजों को डिफाइन कर लें। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, या अप्लाइड फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, फिर हम इन प्रॉपर्टीज पे वन बाय वन जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, सबसे पहली बात हमारे पास है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डिफॉर्मिंग फोर्स बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड on an object to change its position या शेप या साइज भी कह सकते हो। और डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा समटाइम्स is also known as applied force बेटे, applied force। दूसरी टर्म बेटे हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या चीज है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें हमने बेटे सबसे पहले यही बात की थी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल शेप में, साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में वापस ले आती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी बेटे। सो वी कैन से दैट बेटा आफ्टर द रिमूवल ऑफ the deforming force, comma, the force which brings नहीं लिखिए, restores लिखिए, which restores the original configuration of a given object is known as restoring force। और बेटे इसकी खास बात यह है कि इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स और द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आप स्प्रिंग के केस में बेटे बात कर रहे थे, तो वी कैन आल्सो मेंशन दैट बेटा आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज अपोजिट
in direction to the applied या डिफॉर्मिंग फोर्स बेटे, राइट बेटे। और डियर चिल्ड्रन एक बात और भी हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड फोर्स और द डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स आपका ज्यादा होगा ये भी ज्यादा है, अगर वो कम है तो ये भी कम ही होगा। सो आप लिख सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज बेटे डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा। डिफॉर्मिंग फोर्स या आप अप्लाइड फोर्स भी कह लो, एक ही बात है। सो ये कुछ आपका बेसिक सा सॉलिड्स के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है। आपकी बुक जो भी आप बुक पढ़ते हो उसमें उन्होंने फ्रंट वाले 2-3 पेजेस पे इसके साथ रिलेटेड काफी लंबी चौड़ी बात लिखी होगी, जो मैं बोल गया हूँ सारी की सारी, उसको एक बार आपने जरूर रीडिंग जरूर ले लेनी है बेटा, ठीक है जी। थोड़ा सा फिर आपका जो लैंग्वेज है उसको साइंटिफिक टच मिल जाता है। हम यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझा दूं, तो वहां पे बुक जब आप पढ़ोगे तो मे भी आपको कोई डिफरेंट वर्ड मिले तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलूं। इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड हमारा टर्म आ जाता है बेटा इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? छोटा सा एग्जांपल लूंगा पहले एक्सप्लेन करने के लिए इलास्टिसिटी को बेटा। मैं एक रबर बैंड है हमारे पास, जनरली हम अपना हेयर को टाई करने के लिए या अदरवाइज यूज करते हैं रबर बैंड। उसको आपने पकड़कर ऐसे स्ट्रेच किया देन छोड़ दिया, हम कहते हैं कि बड़ा इलास्टिक है, शायद उसीलिए हम उसको यूज भी करते हैं बार बार। और एक एग्जांपल हमने लिया बेटे स्टील वायर का, बड़ा थिन वायर है स्टील का बना हुआ, लैब में जाके दिखाऊंगा भी आपको मैं। आपने उस वायर को एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे आपने वेट सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, वेट बढ़ता जा रहा है और वायर की लेंथ में चेंज जो है वो आ रही है। फिर आप अपना वेट अप्लाइड रिमूव कर देते हो, वायर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन भी कर जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका रबर भी इलास्टिक हुआ एंड स्टील वायर भी इलास्टिक है। अब आपको छोटा सा काम दे रहा हूं, आप इन दोनों को अब जब हम पीरियड खत्म कर देंगे तब तक आपको काफी क्लियर हो जाएगा इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है, रबर या स्टील। इसको थोड़ा सा हाँ जी स्टील, वेरी नाइस। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों है, वाई स्टील इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलास्टिक देन रबर। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता भी है सच, तो हम करेंगे आगे चलकर। तो बट उससे पहले इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है आप अगेन एग्जाम्पल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। एक वायर आपने सस्पेंड कर रखा है, रिजिड सपोर्ट है, स्टील का वायर ही हमने सस्पेंड कर रखा है, इसके लोअर एंड पे एक हुक लगाया हुआ है और हमने ये इसमें स्लॉटेड वेट्स ऐड करते चले जा रहे हैं, 1 2 3 हाफ किलोग्राम के स्लॉटेड वेट्स आप ऐड कर रहे हो। तो जब आप वेट ऐड कर देते हो आपकी इसके लेंथ जो कि ओरिजिनली L था इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है, मे बी यहां तक बढ़ जाए इसका लेंथ, तो लेंथ में चेंज आ गया इसके। इमेजिन कर लीजिए, मैं दोबारा बना देता हूं आपको थोड़ा और तरीके से समझ आ जाएगी। ये वही वायर, तो ये आपका इसका नया पोजीशन, ये वेट्स अप्लाई करने के बाद। तो पहले तो ये इतनी लेंथ थी इसकी, अब इतनी लेंथ इसकी डेल्टा L बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। जब आप इनको 1 बाय 1 रिमूव कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ये ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाएगा। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, दैट विल बी रिस्टोर्ड वंस अगेन। तो ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड मटेरियल्स की, जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल साइज को,
ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल एरिया को, ओरिजिनल वॉल्यूम को या ओरिजिनल शेप को, कोई भी पैरामीटर आप कह दीजिए, रीगेन कर जाता है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी वंस अगेन बेटा जो है इलास्टिसिटी, इट इज बेटे डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, especially solid matter, by virtue of which the solids regain their original configuration after the removal of deforming force. डिफॉर्मिंग फोर्स, तो आपने ये जो अप्लाइड फोर्स है या डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये अप्लाई किया, उसकी लेंथ बढ़ गई, फिर आपने इसको हटा दिया, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस वायर की, जरूरी नहीं कि हम वायर के बारे में बात करेंगे, कोई और भी आप शेप ले सकते हो, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट, स्पेशली सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कह देते हैं बेटा। और इसी के साथ रिलेटेड एक दो और टर्म्स हैं। एक हमारे पास होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक होता है सिंपली इलास्टिक बॉडी। बेटा जरा समझिएगा फर्क क्या है। अगर तो आपका सॉलिड मटेरियल ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इमीडिएटली, मैं वर्ड इमीडिएटली थोड़ा स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली, अगेन स्ट्रेस दे रहा हूं इस वर्ड पे, रीगेन कर जाता है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बच्चों क्या हुई, जिसमें आपकी बॉडी एक तो इमीडिएटली अपनी कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर जाए और दूसरा 100% रीगेन कर जाए। ऐसा ना हो कि उसमें थोड़ा सा परमानेंट चेंज आ जाए, फिर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ठीक है जी। और जिस बॉडी ने ज्यादा टाइम लिया अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने के लिए आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, और 100% रीगेन भी नहीं किया, 99% किया, 1% नहीं किया, थोड़ा सा उसमें परमानेंट चेंज रह गया, वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होगी, दैट वी विल बी कॉलिंग ए सिंपली इलास्टिक बॉडी। और कोई भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड में परफेक्ट एग्जांपल है नहीं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का, लेकिन फिर भी क्वार्ट्ज जो है ये नियर एग्जांपल है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का बेटे। सो आइए इनके बारे में भी वन बाय वन बात कर लें। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड सिंपली इलास्टिक बॉडी, इनमें फर्क क्या है, देन वी विल बी मूविंग अहेड विद द न्यू पॉइंट्स। सो आइए देखें बेटे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बेटे, so dear children, वो body, perfectly elastic body is defined as the body which immediately regains its original configuration completely after the removal of deforming force. Quartz and phosphor bronze. Quartz and
फास्फर ब्रोंज, ये दो अलग अलग मटेरियल के नाम हैं, इनको याद रखिएगा। 12th स्टैंडर्ड में हम इसको यूज करेंगे कहीं पे, इनको भूलिएगा नहीं। क्वार्ट्ज एंड फास्फर ब्रोंज आर नियर examples of perfectly elastic bodies. So अगर हम बेटे ये कह दें कि इलास्टिक बॉडी को डिफाइन करना है, तो वी विल से दैट इलास्टिक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी विच, ये वर्ड काट देंगे, regains its original configuration, ये भी काट देंगे, after the removal of the deforming force। तो एग्जांपल्स बदल जाएंगे इसके। ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के थे, आप स्टील वगैरह लिख सकते हो, स्टील आपका इलास्टिक है, तो स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली इलास्टिक बॉडी बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, फर्क इनमें सिर्फ इतना ही है कि अगर तो आपका बॉडी, आपका ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन जो है वो एक तो है कि फटाफट रीगेन कर जाए, इमीडिएटली रीगेन कर जाए आफ्टर द रिमूवल, और दूसरा है कंप्लीटली। अगर ये दोनों वर्ड्स मिसिंग हैं तो आपका बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक जरूर है। सो इन दिस वे बेटे हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसका बेटे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका स्टील है। स्टील जो है एक लिमिट तक आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद और फोर्स अप्लाई करते जाते हो, अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, तो आपके स्टील में परमानेंट चेंज, जिसको आप अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में स्ट्रेन बोल देते हैं, वो डेवलप हो जाता है, परमानेंट सेट हो जाता है, उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। आगे जाके बात करेंगे इसकी डिटेल में। सो दिस वाज जस्ट द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द solids, that is what do we mean by the elastic body and what do we mean by the perfectly elastic body। चलें आगे बच्चों। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट है प्लास्टिक बॉडी क्या है। अगर नाम सुने तो नाम से लगता है जो प्लास्टिक की बनी हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी को प्लास्टिक बॉडी नहीं कहते। अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम बोल देते हैं कि वो इलास्टिक बॉडी नहीं है बल्कि प्लास्टिक बॉडी है। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो होगी जो बेटे अपनी अप्लाइड फोर्स की वजह से अपनी शेप में चेंज आने नहीं देती, ब्रेक हो जाती है, उसको बोल देते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे एग्जांपल छोटा सा एक है, वेट क्ले है। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे कई बार क्ले के साथ खेलते भी हैं, और आजकल तो वो कुछ में उसमें कोई केमिकल वगैरह डाल देते हैं, वो थोड़ा उसको स्ट्रेच हो जाती है। अदरवाइज जो प्योर क्ले है, वेट क्ले है, वो अगर आप बेटे फोर्स अप्लाई करोगे तो इमीडिएटली ब्रेक कर जाती है, वो इलोंगेट नहीं होती है। दैट इज नियर एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक बॉडी। और अदरवाइज प्लास्टिक बॉडी वो है जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको रिस्टोर नहीं कर पाती आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा। सो आइए बेटे इनको भी वन बाय वन डिफाइन कर लें, दैट व्हाट डू वी मीन बाय प्लास्टिक बॉडी, और प्लास्टिसिटी क्या है रादर, एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। आइए कंसंट्रेट करके देखें बेटा। प्लास्टिक बॉडी से पहले प्लास्टिसिटी क्या है। जैसे आपने इलास्टिसिटी बोला था, बिल्कुल उसका ये बेटा काउंटर पार्टी है प्लास्टिसिटी। उसमें हमने बोला था इलास्टिसिटी जो है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पेशली द सॉलिड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर जाती है। इसमें कहेंगे रीगेन नहीं कर जाती, दैट इज प्लास्टिसिटी बेटा। सो प्लास्टिसिटी जो है, इट इज डिफाइंड as the property of solids by virtue of which they do not regain
their original configuration after the removal of deforming force within. तो इसको भी आप दो अलग अलग टाइप्स में बेटा डिवाइड कर लिया करते हो. वी हैव perfectly plastic body and simply plastic body. Perfectly plastic body बच्चों क्या हुई? It is defined as the body which do not at all regains its ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल भी जो रीगेन नहीं करती है, इसको बोल देते हैं बेटे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. इसका बच्चों एग्जांपल है वेट क्ले और एक पुट्टी. ठीक है जी. तो ये कुछ बेटे हमारे पास बेसिक से कंसेप्ट्स हैं. बाकी फिर बात हम बेटे कल करते हैं. इस चैप्टर को थोड़ा सा बिगिनिंग में पढ़ के आइएगा. ठीक है बेटे. थैंक यू बेटा.